हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की जो वैकेंसी आई थी उसके प्रैक्टिस जो यूथ के आप लोग के चल रहे थे वो कंप्लीट हो गए थे। उसकी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। आई होप आप लोगों ने देख ली होंगी। अब आगे आप लोग की जो कंप्यूटर की है, आप लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट भी मैं करवा दूं, तो उसकी सीरीज चलेगी और साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसको भी हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं किए थे तो उसकी भी आप लोग की क्लासेस की या फिर जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी प्रैक्टिस सेट की उसके अकॉर्डिंग वीडियोस आ जाएंगी, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। इधर कुछ दिन से वीडियोस नहीं आई हैं लेकिन अब आप लोग की वीडियोस रेगुलर आएंगी, तो कनेक्ट रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट द डेंजर लेवल। आप जोखिम के स्तर की गणना कैसे करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आप लोग का लागत लेखांकन होता है वहां पर इस तरह के लेवल्स निकाले जाते हैं, ये देखने के लिए कि मटेरियल कितना है, कितना जरूरत है, कितनी हमको मंगाना चाहिए, कितनी आवश्यकता होगी, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है। मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम डिलीवरी इंटू पीरियड फॉर अर्जेंट सप्लाईज। न्यूनतम खपत यहाँ पर तत्काल आपूर्ति के लिए अधिकतम विवरण अवधि, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर अर्जेंट सप्लाईज। अधिकतम खपत इंटू तत्काल आपूर्ति के लिए अधिकतम वितरण अवधि। एवरेज कंजप्शन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर अर्जेंट परचेजेस। औसतन खपत गुणे तत्काल खरीद के लिए अधिकतम वितरण अवधि। जीरो कंजप्शन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर अर्जेंट सप्लाईज। शून्य खपत इंटू तत्काल आपूर्ति के लिए अधिकतम वितरण अवधि। तो ये आपके चार फॉर्मूलाज दे रखे हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो डेंजर लेवल का है, यानी कि एक ऐसा लेवल जिस पर हमको ऑर्डर अपना कर देना चाहिए। जिस तक हमारा जो रॉ मटेरियल है वो पहुंचे उससे पहले ही हमको ऑर्डर कर देना चाहिए, अदरवाइज जो हमारा एक साइकिल होता है प्रोडक्ट्स को बनाने का वो बीच में रुक जाएगा, उसमें बाधा आएगी। इसका करेक्ट फॉर्मूला अगर हम देखें तो डेंजर लेवल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एवरेज कंजप्शन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। जो हमारा औसतन खपत होती है, जितना उपभोग करते हैं औसतन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड से, कि कितने दिन में कितने टाइम में वो डिलीवरी हमको मिल जाएगी अधिकतम, उसको मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं डेंजर लेवल को। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। As per Companies Act 2013, read with amendments thereto the quorum of the board meeting shall be। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित बोर्ड मीटिंग की कार्यसाधक संख्या क्या होनी चाहिए। 1/2 of its total strength or 2 directors whichever is higher। इसकी कुल क्षमता या फिर 2 निदेशकों में से आदि जो भी अधिक हो। 1/2 of its total strength or 3 directors whichever is higher। सेम वही बात कहा है, यहाँ पर बस उन्होंने 2 की जगह 3 डायरेक्टर्स कर दिया है। 1/4 of its total strength और 2 डायरेक्टर्स whichever is higher। इसकी कुल क्षमता या तो 2 निदेशकों में से 1/4 जो भी अधिक हो। 1/3 of its total strength और 2 डायरेक्टर्स whichever is higher। इसकी कुल क्षमता या 2 निदेशकों में से 1/3 जो भी अधिक हो। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके अनुसार कि बोर्ड मीटिंग की कार्यसाधक संख्या, जो बोर्ड मीटिंग होती है वहाँ पर कोरम कितने लोगों का होना चाहिए। कोरम क्या होता है, गणपूर्ति कहते हैं हिंदी में। तो कोरम का मतलब होता है कि कितने उपस्थित होने चाहिए डायरेक्टर्स, तभी उस मीटिंग को किया जा सकता है। तो वहाँ पर वो जो संख्या होती है वो हो जाएगी ऑप्शन डी 1/3, यानी कि जितनी टोटल स्ट्रेंथ होती है उसका 1/3 हो, या फिर 2 डायरेक्ट मिनिमम होने चाहिए। 2 डायरेक्टर्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग उस टाइम जो भी मीटिंग हो रही उसकी कोरम या फिर गणपूर्ति मानी जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। If creditors balance was ₹10,000 on 1st Jan 2017, ending balance of creditors was ₹25,000 on 31st December 2017, and a payment of ₹12,000 was made to creditors, which of the following is the amount of purchases made during the year 2012। क्योंकि तो आपका पेपर जो हुआ था 2018 में हुआ था, तो इसीलिए डेट उन्होंने 2017 दे रखी है। क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि 1 जनवरी 2017 को लेनदारों की शेष राशि 10,000 थी, 31 दिसंबर 2017 को लेनदारों की समापन राशि 25,000 थी और लेनदारों को 12,000 का भुगतान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2012 में खरीद की राशि है।
आपको परचेजेस निकालनी है। आपको साथ में इंफॉर्मेशन उन्होंने बता दी है कि क्रेडिटर का बैलेंस कितना था और कितना उन्होंने एंडिंग में, स्टार्टिंग में कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था और पेमेंट कितना किया गया है 12,000 का। अब आपसे पूछ रहा है कि परचेज कितना किया है, वो अमाउंट आपको निकालना है वर्ष के बीच में। इसको निकालने के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, परचेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है, एंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स को में आप पेमेंट मोड को ऐड कर दीजिए, माइनस कर देंगे हम बिगनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, तो निकल आता है हमारा परचेज का वैल्यू या अमाउंट। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 10,000 जो बिगनिंग बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस है, दोनों गिवन है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 12,000 का है, तो हम ऐड क्या करेंगे, जो एंडिंग बैलेंस है आपका 25,000 का, उसमें जो भी हमने पेमेंट किया है उसको ऐड कर लेंगे, उसमें से हम लेस कर देंगे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो निकल के परचेजेस आ जाएगा हमारा 27,000 का। यही हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सब बन जाएंगे। एंडिंग बैलेंस भी आप निकाल सकते हैं इससे, ओपनिंग बैलेंस भी आप निकाल सकते हैं, पेमेंट कितना किया ये भी निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले से आप 4 चीजें निकाल सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ पीरियड 15,000 लेबर आवर्स वर worked at a standard cost of rupees 6.50 per hour. The labor efficiency variance was rupees 7,800 favorable. How many standard hours were produced? यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6.5 रुपए प्रति घंटे की मानक लागत पर एक अवधि में 15,000 श्रमिक घंटे काम किया गया था। श्रम कार्य क्षमता भिन्नता 7800 अनुकूल थी। कितने मानक घंटों का उत्पादन किया गया था? यहाँ पर आपसे ये बता दिया है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आती है। अगर 1 घंटा कोई काम कर रहा है तो उसकी जो उसको कितने पैसे दिए जाते हैं, 6.5 रुपए। 15,000 श्रम घंटे काम किया गया था और जो कार्य क्षमता थी वो 7800 थी, जो कि अनुकूल थी, फेवरेबल थी। तो आपको मानक घंटे निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सीधे से आपसे पूछा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पर LEV, जिस तरह से पिछले की जो मैंने आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसमें भी हम लोगों ने सामग्री का, मटेरियल का निकाला था। MUV है, इस तरह के आते हैं निकालने के लिए। यहाँ पर आपसे जैसे मटेरियल का होता है वैसे ही लेबर का भी निकाला जाता है। यहाँ पर आपसे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड आवर्स में से आप एक्चुअल आवर्स को लेस कर दीजिए, उसको में हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा निकल के आ जाता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पर आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो कि गिवन है, एफिशिएंसी कितनी थी 7800 की, स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 6.5, एक्चुअल आवर्स कितने हैं 15,000 के। यहाँ पर फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या किया है, आपको एफिशिएंसी ऑलरेडी बता दी है। निकालना क्या है हमको निकालना है ये स्टैंडर्ड आवर्स। तो फॉर्मूला यही रहेगा, जो भी हमारे पास गिवन है उसको हम उन वैल्यूज को पुट करेंगे, उसके बाद एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमें निकल आएगा स्टैंडर्ड आवर्स। देखिए कैसे निकाला गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था उसको लिख लीजिए, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल हमें बताए गए हैं, क्वेश्चन में गिवन है, रख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा हमारा 6.50। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ही आ जाएगा आपका अपॉन में, डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद हमारा इसको हम 15,000 जो दे रखा है उसमें ऐड कर देंगे, 1200 को निकल के आ जाएगा 16,200। बस इंपॉर्टेंट क्या है, ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी, वहीं पर सारी कंफ्यूजन होगी, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो आपका मल्टीप्लाई में दे रखा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, 1200 निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, उसके बाद इसको ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। कितना का एक आंसर होगा 16,200, 16,200 मानक घंटे हो जाएंगे। यानी कि स्टैंडर्ड मानक घंटे थे 16,200 और एक्चुअल कितने उसको टाइम लगा था, एक्चुअल टाइम लगा है 15,000 का। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको इसे कैसे निकालते हैं। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, For a manufacturer, the taxable event for goods and services tax GST to be attracted is, एक उत्पाद के लिए वस्तु सेवा कर के लिए कर योग्य प्रसंगों को आकर्षित किया जाता है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स, माल की खपत द्वारा, सप्लाई ऑफ गुड्स, माल की आपूर्ति द्वारा,
रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फॉर गुड्स माल के लिए आदेश की प्राप्ति द्वारा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स माल के उत्पादन द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर जो होता है, जब वो जीएसटी पे कर रहा होता है, तो वो कहाँ पर उस पर जीएसटी लगाया जाता है, किस वैल्यू पर? तो वहां पर माल की खपत पे नहीं लगाया जाता, माल की जो सप्लाई की जाती है, गुड्स की जो सप्लाई होती है उस पर लगाया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी कि कितनी सप्लाई कहाँ पर हो रही है। जब आप सप्लाई करते हैं तो वहां पर उसमें जीएसटी ऐड होता है, जीएसटी ऐड किया जाता है, वहां पर लगाया जाता है। कितनी वहां पर खपत हो रही है वहां पर जीएसटी नहीं लगता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, As per the provisions of Income Tax Act 1961, pension earned by an individual during the year is charged under which head of income? आय के अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा साल भर में अर्जित पेंशन को आय के किस शीर्षक के तहत प्रभारित किया जाता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो घरेलू संपत्ति से होती है आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य स्रोतों से, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस आर प्रोफेशन, व्यापार या पेशे से हानि या लाभ। तो यहाँ पर किसमें शामिल किया जाता है? जो पेंशन होती है उसको हम दिखाते हैं, जो पेंशन अर्न है वो दिखाई जाती है इनकम फ्रॉम सैलरी में, वेतन से आय वाले शीर्षक में दिखाया जाता है। वैसे तो 4 शीर्षक दे ही रखे हैं, एक कौन सा शीर्षक यहाँ पर, कौन सा हेड है जो यहाँ पर नहीं बताया गया। इनकम के 5 हेड होते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। 5वां हेड कौन सा है जो इसमें नहीं शामिल किया गया है? जल्दी से मुझे कमेंट करिए उसका आंसर। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डेबिट बैलेंस इन अ बैंक पासबुक इंडिकेट? बैंक पासबुक में डेबिट बैलेंस क्या इंगित करता है? एक्सेस बैलेंस यानी कि जो अधिशेष जो होगा, कैश एंड बैंक बैलेंस या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर बैंक पासबुक है और अगर उसमें डेबिट बैलेंस है, बहुत ही सिंपल सा जैसा क्वेश्चन है, कई बार इसको भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। क्या दिखाता है वो? बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल ऑफ, उपरिव्यय किसका कुल योग है? ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, सभी प्रत्यक्ष लागत का, कॉस्ट ऑफ गुड्स इन मार्केट, बाजार में माल की लागत का, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, सभी अप्रत्यक्ष लागत का, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत का। तो जब भी बात ओवरहेड की जाए, उपरिव्यय की जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि उपरिव्यय जो होते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, सभी अप्रत्यक्ष लागत का। अब यहाँ पर अगर अलग से फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा होता, सेलिंग ओवरहेड दे रखा होता, ऑफिस ओवरहेड दे रखा होता और उसके बाद नीचे ऑप्शन हो जाता है आपका ऑल ऑफ द अबव, तो वहां पर हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता, क्योंकि जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं या ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं वो सब आपके ओवरहेड कॉस्ट में ही आते हैं। इन तीनों को ऐड करके ही हमारी ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट बनती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो डायरेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो प्राइम कॉस्ट के अंदर आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सब आपकी क्या हो जाती हैं? ओवरहेड्स में ही आती हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, रीड विद अमेंडमेंट्स thereto, for a public limited company how many maximum members of shareholders are allowed? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के लिए शेयरधारकों को अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति होती है? मेंबर्स ऑफ 50, 200, अनलिमिटेड, 100। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसकी बात की जा रही है? सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की बात की जा रही है। इतना घुमा फिरा के दिया है क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे पूछ रहा है कि सार्वजनिक लिमिटेड जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनमें मेंबर्स की अधिकतम मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? तो कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी, मिनिमम तो होती है 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट निर्धारित नहीं, कितने भी हो सकते हैं अगर पब्लिक कंपनी है तो। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट है, प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी जो होती है वहां पर होने चाहिए 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। अभी भी बच्चों में बहुत से कंफ्यूजन होती है, क्योंकि पहले 50 थी, 1956 जो आपका कंपनीज एक्ट था उसमें 50 थी, लेकिन अब बढ़ा के प्राइवेट कंपनी के लिए 200 कर दी गई है, तो ध्यान में रखिएगा इसे। तो यहाँ पर क्योंकि पब्लिक कंपनी की बात हो रही है तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्लीकेबल अंडर जीएसटी? वस्तु के अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में इनमें से कौन सा जीएसटी के तहत लागू होगा? एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी या फिर जीएसटीएन? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राज्यीय यानी कि जब दो राज्य आपस में मिल करके इंटर स्टेट की सप्लाईज की जा रही, गुड्स जो हो रहे हैं वो आपस में राज्यों के बीच में सप्लाई हो रही है, तो वहां पर कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा? जैसे आपको पता है जीएसटी के 4 टाइप्स हैं जो अभी करंट में हैं, तो पहले तो 3 थे, अब आपके 4 टाइप्स चल रहे हैं।
तो यहाँ पर कौन सी एप्लीकेबल होगा? IGST। IGST क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। वो एप्लीकेबल किया जाता है जब यहाँ पर अंतर्राज्यीय जो भी आपूर्ति की जा रही है, सप्लाई की जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम ए बैलेंस शीट वुड बी कंसिडर्ड एज रिलेटिवली मोर लिक्विड एज कंपेयर टू द अदर्स। तुलन पत्र से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक बेनगद मानी जाएगी? सॉरी, यहाँ पर इलिक्विड है, यानी कि जो नगद में नहीं, जिसको फौरन किया जा सकता है, या फिर जो तरल संपत्ति नहीं होती, कहने का मतलब ये है। प्लांट एंड मशीनरी, करंट अकाउंट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स या फिर बिल्स रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर किसको आप फौरन या तुरंत नगद में नहीं चेंज कर सकते हैं? प्लांट एंड मशीनरी, सेंस और मशीनरी जो आपकी फिक्स एसेट्स होती है, उसको आप फौरन ही कन्वर्ट नहीं कर सकते, वहां पर आपको टाइम लगता है कन्वर्ट करने में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। बाकी जो चालू खाते का शेष है या फिर जो राजकोष बिलों में निवेश है, ये भी आपके शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, अगर आपने पढ़ा होगा मुद्रा बाजार, उसमें आता है। और बिल्स रिसीवेबल भी आपके शॉर्ट टर्म ही होते हैं। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। As per Companies Act 2013, read with amendments thereto, within how many days from the date of annual general meeting of the company, financial statements of the company shall be filed with the registrar. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित कंपनी की वार्षिक आम बैठक की तारीख से कितने दिन के भीतर कंपनी का वित्तीय विवरण रजिस्ट्रार के साथ दर्ज करना होता है? कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी की एनुअल मीटिंग हो रही है, एनुअल मीटिंग होने के बाद जो भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वो रजिस्ट्रार के पास कितने दिन के अंदर उसको दे देना चाहिए या सबमिट कर देना चाहिए, इस क्वेश्चन पूछ रहा है। 21, 30, 15, 45। तो कितने दिन के अंदर? यानी कि 30 डेज में, 30 दिन के अंदर उसे सबमिट करना होता है। जो बैठक होती है, एनुअल मीटिंग होती है किसी कंपनी में, उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा जाता है उसको। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि न्यूनतम 4 बैठकें प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं। 2 बैठकों के मध्य 120 दिन का समय होना चाहिए, यानी कि 120 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है 3 मंथ के अंदर, विद इन 3 मंथ ही नेक्स्ट जो मीटिंग होती है उसको कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन टू डिफाइन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन में दोहरी स्वरूप संकल्पना को परिभाषित करने के निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, लायबिलिटीज प्लस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, लायबिलिटीज माइनस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने आप लोग को उसको समझाया है, बताया है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, लायबिलिटीज और कैपिटल एक साइड होती है, दूसरी साइड एसेट्स होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो समीकरण है, इक्वेशन है, कई बार मैंने आपको बताई है, 4 इक्वेशंस होती हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसमें से कोई भी पूछी जा सकती है। वैसे तो बहुत इजी होती है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट लायबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी मौजूदा देनदारी है? सिंडिकेटर, विविध देनदार, सिंडिकेटर्स, विविध लेनदार, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूरक व्यय, इन्वेंट्री, वस्तु सूची। तो आप देख रहे होंगे कि पेपर बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल का नहीं आया है। बहुत ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट हैं, लेकिन बाकी इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छी तैयारी करेंगे, जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड करी, चाहे वो क्लासेस की हो, चाहे अलग से प्रैक्टिस सेट जो आपके कराए थे, या यूथ के जो कराए हैं, तो उसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन उससे निकल जाएंगे। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो कह रहा है कि करंट लायबिलिटी इसमें से कौन सी है, तो यहाँ पर जो सिंडिकेटर्स होते हैं वो करंट लायबिलिटी होते हैं। बाकी ये तीनों चीजें जो दे रखी हैं, ये करंट एसेट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर वैल्यू ऑफ शेयर इज आल्सो नोन एज। शेयर के समूल्य को इस रूप में भी जाना जाता है। रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की विमोचन मूल्य। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का अंकित मूल्य। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का बाजार मूल्य। बुक वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का वही मूल्य। अच्छा क्वेश्चन है, जो सम मूल्य कहा जाता है, वैसे तो एक डिस्काउंटेड प्राइस होता है, एक प्रीमियम पर होता है, और एक हो जाता है पर वैल्यू। वैसे आप डिस्काउंट पर तो इशू नहीं किए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ फ्लैट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनको ही डिस्काउंट पे इशू करा जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर जो कह रहा है कि पर वैल्यू जो होती है वो किस नाम से जानी जाती है, तो उसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, शेयर का अंकित मूल्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you call the statement of assets, liabilities prepared under single entry system? एकल प्रवेश प्रणाली के तहत तैयार संपत्तियों और देनदारियों के विवरण को आप क्या कहते हैं? बैलेंस शीट, तुलन पत्र, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाता, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कार्यकलाप विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नगद प्रवाह विवरण। तो क्या कह रहा था, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें जो संपत्तियां और देनदारियों का विवरण होता है, यानी कि जो एसेट और लायबिलिटीज का एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, कार्यकलाप विवरण कहा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे अगर आपका ये डबल एंट्री सिस्टम में क्वेश्चन पूछता दोहरा लेखा प्रणाली में तो क्या हो जाता, तो इसे हम बैलेंस शीट कहते थे। लेकिन अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तो उसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर डिटेल भी मैंने लगा दी है साथ में, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो उसके बारे में तो आप डिटेल में भी देख सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन अकाउंटिंग रूल डेबिट सिग्निफाई, एक लेखा नियम के रूप में डेबिट दर्शाता है इंक्रीजिंग इन ओनर्स इक्विटी अकाउंट्स, मालिकों के इक्विटी खातों में वृद्धि को, इंक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट्स, देयता खातों में वृद्धि को, इंक्रीज इन एसेट अकाउंट, संपत्ति खातों में वृद्धि को, डिक्रीज इन एसेट अकाउंट, संपत्ति खातों में कमी को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग रूल जो होते हैं, लेखा नियम जो होते हैं, उसमें डेबिट जो होता है वो क्या दर्शाता है? बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। डेबिट जो होता है वो किस चीज को दर्शाता है? इंक्रीज इन एसेट अकाउंट, संपत्ति खातों में वृद्धि को। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते के लिए स्वर्णिम नियम क्या है? यहाँ पर आपको बताना है जो अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अलग होते हैं, रियल अकाउंट के अलग होते हैं, और जो थर्ड अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट उसके अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है पर्सनल अकाउंट के बारे में, व्यक्तिगत खाते के बारे में पूछ रहा है। डेबिट पार्ट गोज आउट, क्रेडिट पार्ट कम्स इन, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यही आंसर हो जाएगा आपका कि जो रिसीवर है, जो प्राप्त करने वाला है, उसको डेबिट कर दीजिए, और जो गिवर है, जो देने वाला है, उसको क्रेडिट कर दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसी तरह के और भी जो फॉर्मूला नियम होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो अगर आपको अलग से नहीं याद है तो उनको लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको याद हो जाएंगे। कुछ और भी पूछ सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी इज ₹80,000 and he make a life insurance premium for ₹90,000. What will be the net taxable income? एक व्यक्तिगत निर्धारित की कुल सकल आय 80,000 है और उसने 90,000 का जीवन बीमा प्रीमियम कराया है, तो उसकी शुद्ध कर योग आय क्या होगी? 50,000, 80,000, 90,000, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उसकी क्या है, कुल सकल आय 80,000 है और उसने 90,000 का जीवन बीमा करा लिया है। तो आपको जैसे कि पता ही है कि जीवन बीमा प्रीमियम जो है उसकी कटौती दी जाती है 80C में। इसकी जो आती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम लेते हैं LIC की, इसकी कटौती आ जाती है 80C में। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम लिमिट इसकी हो जाती है 1,50,000 की, 1,50,000 की। तो यहाँ पर 1,50,000 की तो उनको कटौती मिल जानी है क्योंकि उन्होंने चुकाया 90,000 का और उनकी इनकम सिर्फ 80,000 की, तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? नील। कोई भी टैक्स लायबिलिटी इनकी नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि इनकी इनकम ही टैक्सेबल इनकम ही नहीं आ रही है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम पूछा है कितनी है, टैक्सेबल इनकम इनकी नील हो जाएगी और ना ही कोई टैक्स लायबिलिटी लगेगी इन पर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद अमेंडमेंट्स देयरटू व्हिच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट CSR कमेटी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित किस कंपनी को CSR समिति का गठन करने की आवश्यकता है? कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹100 करोड़ ऑफ आर मोर, कंपनी के पास 100 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य हो। कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹500 करोड़ आर मोर, यानी कि 500 करोड़ का कारोबार हो या उससे अधिक हो। कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ आर मोर, कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ आर मोर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जो एक CSR कमेटी बनानी होती है वो एक कंपनी को कब बनाना अनिवार्य होता है, कब बनाना रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कब बनाना उसका रिक्वायर्ड होता है? जब कंपनी जो होती है उसकी जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ या फिर उससे अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
अब एक क्वेश्चन ये आता है कि CSR होता क्या है। CSR जो होता है वो उसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहा जाता है। यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, कुछ सामाजिक अपना उनका दायित्व होता है, तो उसके लिए एक अलग से कमेटी बनानी होती है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है कि पर्यावरण किसी तरह से जो एनवायरनमेंट उसको कोई नुकसान ना पहुंचे किसी तरह की कंपनी के काम से, या जो श्रमिक हैं उनको जो उनका जीवन निर्वाह है या जीवन उत्तरदायित्व है वो सब सही ढंग से काम करे। यानी कि कंपनी कोई भी ऐसे काम ना करे जिससे कि उससे जुड़े हुए लोगों को या फिर समाज को किसी भी तरह की कोई भी हानि हो, तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। यहाँ पर जो इनकी कितनी नेटवर्थ है वो 500 करोड़ और मोर होगी, और अगर टर्नओवर की बात की जाए, टर्नओवर अगर क्वेश्चन में पूछे तो 1000 करोड़ या फिर उससे अधिक होना चाहिए। तो दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, नेटवर्थ है 500 करोड़, टर्नओवर होगा 1000 करोड़। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। इसमें जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर सब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।